नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत मेघी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग अनिकांत, मोहम्मद सिराज गुड मॉर्निंग, श्लोक ठाकुर गुड मॉर्निंग, सारिका रानी गुड मॉर्निंग, प्रीति पाल जय हिंद, अंकित गुड मॉर्निंग, अंकित प्रजापति गुड मॉर्निंग, सोनू कुमार राम राम भैया, प्रवीण कुमार गुड मॉर्निंग, राजीव कुमार गुड मॉर्निंग, आशीष गुड मॉर्निंग, प्रीतिपाल गुड मॉर्निंग, प्रीतिपाल अच्छा जी, हाँ बात बताओ क्या बात थी? प्रीतिपाल क्या बात थी बताओ। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दिया करूँगा। ओके, थोड़ा बड़ा लिख दिया करूँगा। और कुछ बात हो बताओ। ठीक है, स्टार्ट करें। अनिकांत यस सर, ठीक है जी। तो शनिवार में पढ़ा था हमने भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 1, ये आ जाएगा आपका पार्ट 2। उसमें हमने पढ़ा था आपका, इससे पहली जो क्लास थी हमारी उसमें पढ़ा था हमने कंपनी का शासन। आज पढ़ेंगे ताज का शासन। ये चलेगा आपका 1858 से लेके 1947 तक। ताज का मतलब है राजा या रानी का शासन या ब्रिटेन का सीधे शासन। ठीक है, आयुषी गोयल नमस्ते जी। आ गए हैं सब लोग। आकाश भारद्वाज गुड मॉर्निंग भैया। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा कंपनी का शासन। कंपनी का शासन आपका था 1773 से लेके 1858 तक। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा नंबर 1 में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, उसके बाद आया था दूसरे नंबर पे आपको 1784 में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद 1786 में 1786 का संशोधन अधिनियम एक्ट, 1786 का संशोधन एक्ट। इसके बाद आएगा आपका, इसके बाद था आपका 18 कितना हुआ ये आपका बताया था मैंने आपको 20 करने थे ना, 11 + 2 + 7। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आया आपका 1773, 1773 के बाद आया 1784, 1786 और इसके बाद आपका 7 साल अगर जोड़ोगे इसमें तो ये आ जाएगा आपका 1793 के एक्ट के बाद आया था आपका 1813 के बाद 1833 और 1853। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है क्लियर कर लिया था आपका ये 1853 तक।
तो आज जो है हम 1858 का एक्ट पढ़ेंगे। (1858) का अधिनियम। आज के लिए आप याद रख सकते हैं, सबसे पहले तो 3 + 31, बस ये 2 याद रखने हैं। सबसे पहले आपका 1858 का आएगा, इसके 3 साल बाद आएगा 1861, उसके बाद 1892, 1892 के बाद 1909, 1919, 1935 और 1947। 1909 का तो सभी के याद होगा, 1909, 1919, 1935 और 1947। ठीक है, तो इसमें आएगा सबसे पहले नंबर 1 पे 1858 का अधिनियम। देखो हुआ क्या, 1947 की क्रांति के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, जानते होंगे। 1857 में भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, जिसके तहत जो है लगभग अंग्रेजों को हरा ही दिया गया था, लेकिन कुछ भारतीय ऐसे थे, भारतीय राजा जो अंग्रेजों से मिले हुए थे, जिस कारण भारतीयों की हार हुई। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर इतने बड़े आंदोलन हुआ। इस चीज़ को देखते हुए इंग्लैंड ने सोचा कि अगर कंपनी ज़्यादा दिन भारत में रही तो हम वहाँ से जो है अपना शासन खो सकते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है इंग्लैंड की कंपनी ने अपना पूरा शासन जो है भारत में स्थापित कर लिया। यानी कि इसको जो है ताज का शासन या राजा रानी का शासन भी कहते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे क्या हुआ, नंबर 1 में ABCD करके डाल देता हूँ, ये आ गया। तो नंबर 1 में हुआ आपका कंपनी का शासन समाप्त। इस एक्ट के द्वारा 1858 का जो अधिनियम आया, इसमें क्या किया गया, सबसे पहले तो कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन समाप्त। ठीक है, और हुआ क्या, ताज का शासन शुरू। ताज का शासन प्रारंभ। ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हो गया और कंपनी का शासन जो है समाप्त कर दिया गया। पहला तो इस एक्ट के द्वारा ये किया गया। बादल कुमार खेती वाला दिखे, राम राम जी, राम राम भैया। निकाल टाइम से पहले हो गई थी, हाँ वो टाइम से पहले हो गई थी, वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम उसको। ठीक है, विश्व मित्तल गुड मॉर्निंग भैया। आकाश भारद्वाज गुड मॉर्निंग। ऋषभ चौरसिया, निशांत शर्मा गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, कराऊं। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट था इसमें 1858 का अधिनियम में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, ताज का शासन शुरू हुआ। यानी कि ब्रिटेन ने सीधे भारत का जो शासन था अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद नंबर 2 पर क्या हुआ, नंबर 2 में आपका जो था यहाँ पे एक पद बनाया गया, भारत सचिव का पद। भारत सचिव का जो पद बनाया गया वो आपका जो है 2 संस्थाएं थी, 2 संस्थाएं बनाई गई थी आपकी। एक बनाई गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कौन सी, वो थी जी आपकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और एक बनाई गई थी आपकी 1773 के बाद जो आया था आपका 1784 में एक्ट, उसमें आई थी आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इन दोनों को समाप्त करके, क्यों, क्योंकि अब जब कंपनी तो भारत में नहीं रही, तो कंपनी का काम तो समाप्त हुआ। कंपनी इंग्लैंड जा चुकी थी, वापस जा चुकी थी भारत से।
इसलिए कंपनी का काम तो समाप्त हुआ, तो इन दोनों के स्थान पर एक पद बनाया गया, भारत सचिव का पद। ठीक है, तो इन दोनों संस्थाओं के स्थान पर इन्हें समाप्त करके एक पद बनाया, भारत सचिव का पद। भारत सचिव का पद, और बड़ा लिखूं या ठीक है? भारत सचिव का पद। बनाया गया, भारत सचिव का पद बनाया गया, किसके स्थान पर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के स्थान पर। बादल कुमार वीडियो को क्या करना है भैया? अरविंद कुमार, कैसे लाइक करूं? तो थम्सअप लगा हुआ है आपके सामने, आप जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा थम्सअप, तो उस पर आप टच कर सकते हैं उसको। ओके, थोड़ा सा और बड़ा लिखो बादल कुमार। ठीक है भैया। गुड मॉर्निंग आयुष जैन, रूपेश कुमार नमस्ते भैया। रूपेश कुमार नमस्कार जी। ठीक है, तो भारत सचिव का पद बनाया गया, किसके स्थान पर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के स्थान पर। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो है भारत सचिव जो थे, ये आपके भारत सचिव की सहायता के लिए बड़ा लिखो गुरुजी अरविंद कुमार। ठीक है, बड़ा लिखता हूँ भैया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारतीय परिषद का गठन किया गया। भारतीय परिषद यानी कि 15 सदस्य थे इसमें, तो 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद का गठन किया गया। किस चीज़ के लिए? इनकी हेल्प करने के लिए, भारत के जो सचिव थे इनकी सहायता करने के लिए। भारत सचिव की सहायता करने के लिए भारतीय परिषद का गठन किया गया और उसमें 15 मेंबर थे। ठीक है, अब तो ठीक है बड़ा, या और बड़ा लिखूं इससे? अरविंद कुमार, ठीक है भैया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। राम राम जी। रूपेश कुमार, ठीक है। नंबर 2, तो नंबर 3 में क्या हुआ? यहां तक ठीक है प्रतिपाल? ठीक है जी। भारतीय परिषद का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य थे। इसके बाद अगला कार्य क्या किया गया? इसमें जो है आपकी भारतीय परिषद थी, इसका ऑफिस था आपका कहाँ पे? इंग्लैंड में। भारतीय परिषद का जो ऑफिस था वो इंग्लैंड में था आपका, और उसका जो खर्च लिया जाता था वो भी भारत से ही लिया जाता था, यानी कि सचिव के जो कार्यालय का व्यय लिया जाता था होम चार्जेस के रूप में, तो वो भी भारत से ही लिया जाता था, जबकि वो थी कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम भारत सचिव के ऑफिस, भारत सचिव के ऑफिस का व्यय यानी कि खर्च भारत से लिया जाता था। और उसको क्या कहते थे? होम चार्जेस। होम चार्जेस कहते थे इसको, होम चार्जेस के रूप में भारत से ही लिया जाता था। अरविंद कुमार, बोर्ड क्लीन नहीं आ रहा है? लैपटॉप में तो सही चमक रहा है, मेरे पास सब ओके है। ठीक आ रहा है भैया यहाँ पे।
मेरे पास तो सही आ रहा है, इसमें लैपटॉप में सही चमक रहा है। आप जो है ना अपनी वीडियो को थोड़ा जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ा लीजिए, आप जो है 360 में कर लीजिए या 480 में, तो तब आपको सही चमकेगा उसमें। ठीक है भैया, ओके। इसके बाद करते हैं, चलो 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, ताज का शासन प्रारंभ हुआ, यानी कि राजा या रानी का सीधे शासन भारत पे प्रारंभ हो गया। दूसरा कार्य क्या किया, भारत सचिव का पद बनाया गया, किसके स्थान पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर, यानी कि उन दोनों संस्थाओं के स्थान पर भारत सचिव का पद बनाया गया। और भारत सचिव की सहायता के लिए भारतीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें 15 मेंबर थे, 15 सदस्य थे। इसके बाद जो भारत सचिव थे, इनका जो ऑफिस का खर्च था वो भी भारत से ही लिया जाता था, होम चार्जेज के रूप में, क्योंकि उनका कहना यह था कि हम भारत के लिए ही काम कर रहे हैं, जबकि ये था कहाँ पे, इंग्लैंड में। नंबर 4 में आपका जो है यहाँ पे वायसराय का पद बनाया गया, यानी कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया। किसके स्थान पर, गवर्नर जनरल के। यानी कि गवर्नर जनरल के स्थान पर अब इनका पद तो समाप्त कर दिया गया और एक नया पद बनाया गया, वायसराय का पद। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नए वायसराय कौन थे, पहले वायसराय जो बने थे 1858 में, वे कौन थे। लॉर्ड कैनिंग, मोहम्मद सिराज, राइट आंसर है भैया। बादल, कैनिंग। तो कैनिंग को जो है पहला वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय बने। ठीक है, सारिका रानी, लॉर्ड कैनिंग, राहुल कैनिंग, राजी, लॉर्ड कैनिंग, विश्वामित्र, लॉर्ड कैनिंग, श्लोक ठाकुर, लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर है सभी का। ठीक है, इसका मतलब पढ़ रहे हैं। चलो, तो यानी कि भारत के पहले जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो कल बताया था मैंने आपको, परसों पिछली वीडियो में। भारत के पहले वायसराय कौन थे, भारत के पहले वायसराय कौन थे, ओ सॉरी, भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। पिछले चैप्टर में बताया था मैंने आपको, भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वे कौन थे। मोहम्मद सिराज, बेंटिक, राइट। विश्वामित्र, लॉर्ड विलियम बेंटिक। गोपाल चोरी, ये राहुल चहल कहाँ से बता रहे हैं, गोपाल चोरी कौन थे, नहीं गोपाल चोरी नहीं थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के पहले वायसराय। ठीक है, और भारत के पहले गवर्नर जनरल। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आयुषी गोयल। भारत के पहले गवर्नर जनरल हेस्टिंग्टन्स नहीं थे, वे बंगाल के थे। मैंने पूछा है कि भारत के, तो भारत के तो आपके जो है बेंटिक ही आएंगे। ठीक है, 1833 के एक्ट में जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे। बादल कुमार, लॉर्ड मॉडर्न। देखो मैंने पूछा है कि भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का पद कब तक रहा, 1858 तक। तो यानी कि 1858 में जो आपके गवर्नर थे वो कौन थे, गवर्नर जनरल।
लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं, श्लोक ठाकुर। कौन से का आंसर दे रहे हैं आप? मैंने पूछा है अभी हाल फिलहाल में कि जो आपके भारत के गवर्नर जनरल थे 1858, इनके मैंने पूछा कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पहले वायसराय तो पूछ ही लिए जाते हैं, लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? अरविंद कुमार। क्या आंसर दिया है भैया अरविंद कुमार? बेंटिक। हाँ, वो तो जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वंशज गर्ग, विलियम बेंटिक। मैंने पूछा है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? देखो, भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वे ही पहले वायसराय बने जाके, यानी कि लॉर्ड कैनिंग ही अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के। और उसके बाद जब 1858 का अधिनियम आया, उसमें जो है इनको वायसराय बना दिया गया। तो इस चीज़ को याद रखना है, जो पहले हैं वो अंतिम भी वही हैं। लास्ट में जाके, जैसे कि मान के चलो कि आपके जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बेंटिक है। बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में वो एक्ट आया और उसी टाइम पे जो है इनको वो पद दे दिया गया। ओके, तो उसी तरह से जो है गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल भी भारत के जो है कैनिंग थे, और उसके बाद ये एक्ट आया 1858 का और इनको वायसराय का पद दे दिया गया, यानी कि वायसराय बना दिया गया। जी हाँ, मोहम्मद सिराज कैनिंग ही थे। कभी कभी हिरा फिरा के इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ओके, इस चीज को याद रखना है आप लोगों को। ऋषभ चौरसिया कैनिंग राइट आंसर है भैया। देखो, कभी कभी इस तरह से भी आंसर पूछ लिया जाता है, हिरा फिरा के पूछ लिया जाता है। जो पहले वायसराय थे वही अंतिम गवर्नर जनरल थे। ओके, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं, भारत के जो सचिव थे वे कौन थे? भारत के पहले सचिव कौन थे? भारत के पहले सचिव, जो आपका सचिव का पद बनाया गया ऊपर ये, तो ये यहाँ पे जो है जो पहले सचिव थे वे कौन थे? बता सकता है वो? आयुषी गोयल, लॉर्ड स्टैनली। स्टैनली राइट आंसर है। देखिए, स्टैनली जो है भारत के पहले भारत सचिव थे। प्रीतिपाल स्टैनली राइट आंसर है। ओके, सारिका रानी, लॉर्ड स्टैनली, ठीक है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो ये आपके भारत सचिव थे, भारत सचिव की जो भारतीय परिषद थी, इस भारतीय परिषद में, सॉरी, ये जो भारत के सचिव थे ये कौन थे? ये जो हैं आपके इंग्लैंड की संसद के मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। इंग्लैंड की संसद के मंत्री हुआ करते थे भारत के जो सचिव थे। ओके, चलो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको साफ कर देता हूँ मैं, दूसरा ऐप लिखता हूँ उसमें। ले लो जल्दी से करके। ओके, कर दो साहब इसको भैया। चलो, अब 1858 के बाद 3 साल जोड़ दो तो 1861 का अधिनियम आएगा आपका। बी करके लिख देता हूँ मैं इसको। 1861
58-3 61 1861 का अधिनियम। अठारह सौ इकसठ के अधिनियम में क्या क्या हुआ? देखिए, एक तो इसमें यह किया गया कि विधानसभा का गठन किया गया। ओके, 1861 के अधिनियम में विधानसभा का गठन किया गया। विधानसभा का गठन, ठीक है, विधानसभा का गठन किया गया। दूसरा था इसमें जो आपके वायसराय थे, वायसराय को जो है अपनी मदद के लिए वायसराय ने एक कार्यकारिणी का गठन किया, यानी कि एक कार्यकारिणी का गठन कर सकते थे। वायसराय के लिए एक कार्यकारिणी का गठन। इसमें कितने मेंबर हो सकते थे? कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12। 6 से 12 सदस्यों का गठन कर सकते थे वायसराय अपनी कार्यकारिणी में। ये कार्यकारिणी जो है वायसराय के द्वारा गठित की जाती थी। अपनी इच्छानुसार ये अपने समझ के लोगों को जो है इसमें शामिल करते थे। कौन? वायसराय। एक कार्यकारिणी का गठन किया गया और इसमें 6 से 12 मेंबर रखे गए। 6 से 12 मेंबर रख सकते थे। निशांत शर्मा 12, 6 से 12 मेंबर रख सकते थे। हाँ, अंकित प्रजापति 6 से 12 राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद एक कार्य और किया गया इस एक्ट में। आपके जो वायसराय थे, वायसराय के लिए विकट स्थिति में, यानी कि आपातकाल स्थिति में, विकट स्थिति में अध्यादेश लाने की पावर दी गई। अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश लाने का अधिकार। अभी अध्यादेश क्या है इसके बारे में बताता हूं आपको। अंकित प्रजापति अध्यादेश, ठीक है। अध्यादेश लाने का अधिकार दे दिया गया। अध्यादेश देखो, आज के टाइम में जो अध्यादेश लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। जब संसद अपना कार्य ना कर रही हो, जब संसद अपना कार्य ना कर रही हो, तो उस टाइम पे अगर कोई कानून बनाना है या कोई बिल लाना है या कोई अति आवश्यक ऐसा कार्य है जो करना है, तो अध्यादेश लाकर अकेले राष्ट्रपति कर सकते हैं, जब संसद ना चल रही हो। ऐसी स्थिति में आज के टाइम में कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में जो है इसका वर्णन किया गया है अध्यादेश का आज के टाइम में। तो उस टाइम पे क्या था कि जो है वायसराय जो थे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, ये आपकी जो है कोई भी कानून बनाती थी। तो कानून, लेकिन अगर जो है विकट स्थिति आ गई, कोई ऐसी स्थिति आए कि वायसराय को ये लगे कि मुझे अभी जो है हाल फिलहाल में कोई नया कानून बनाना है, किसी को समाप्त करना है किसी कानून को, तो उसमें जो है अध्यादेश लाकर वायसराय कोई भी कानून बना सकते थे या कोई भी योजना लागू कर सकते थे। राजीव कुमार 123 राइट आंसर भैया। तो यहां तक ठीक है। अध्यादेश आया समझ में या दोबारा बताऊं इसके बारे में? बजट पेश किया गया जी, अभी बता रहा हूँ उसके बारे में। पहले इसका अध्यादेश का कर लो क्लियर। निशांत शर्मा 123, ठीक है। आयुषी गोयल 123, राजीव कुमार 123। ओके, श्लोक ठाकुर 123। अनुच्छेद 123 के टीम में हाल फिलहाल में जो वर्तमान में स्थिति है, अब राष्ट्रपति जो है अध्यादेश
राष्ट्रपति जो अध्यादेश ला सकते हैं वो अनुच्छेद 123 के तहत ला सकते हैं। उसमें क्या है कि जब संसद नहीं चल रही होती और कोई कानून बनाना होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाकर कोई भी कानून, योजना या कोई भी कार्य कर सकते हैं या कोई भी बिल पास कर सकते हैं अध्यादेश लाकर। ओके, ठीक है। चलिए इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद अगला एक्ट कराता हूं। चलो 1861 के बाद आएगा आपका 1892 का अधिनियम। का अधिनियम आयुषी गोयल 1892 का अधिनियम, ठीक है। 1892 का अधिनियम आया आपका 31 साल बाद, यानी कि 1861 में जो अधिनियम आया था उसके बाद उसके 31 साल बाद 1892 का अधिनियम आया। इसमें क्या हुआ, इसमें दो कार्य महत्वपूर्ण रूप से हुए। एक तो जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें इनको 10 से 16 सदस्य चुनने का अधिकार दे दिया गया। पिछला कितना था, 6 से 12 सदस्यों का गठन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, उसमें और वृद्धि कर दी गई और क्या किया गया, 10 से 16 सदस्यों का गठन कर सकते थे। यानी कि वायसराय जो थे इसमें, पिछले में आपके जो है 1861 वाले में पढ़ा था आपने, उसमें जो कार्यकारिणी थी वायसराय की, चलो लिख देता हूँ इसमें नंबर 1, वायसराय कार्यकारिणी में कम से कम 10 व अधिक से अधिक 12 सदस्यों का गठन कर सकते थे। 10 से 12 श्लोक ठाकुर राइट आंसर है भैया। प्रीतिपाल 10 से 12, राजीव कुमार आयुष गोयल 1892, ठीक है। ओके, इसके बाद दूसरा कार्य हुआ, इसमें निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुई। देखिए पहली बार जो है निर्वाचन, मैंने पढ़ा था आपको 1861 वाले में विधानसभा का भी जो है गठन हो चुका था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ आपका, निर्वाचन पद्धति प्रारंभ, यानी कि निर्वाचन, इससे पहले क्या था, इससे पहले मनोनयन किए जाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, निर्वाचन होने लगा उन लोगों का, ठीक। और यहाँ पे कुछ लोगों को वोट देने का राइट दिया गया, सभी को वोट देने का राइट नहीं दिया गया यहाँ पे, वो आगे आएगा आपका अगले एक्ट के द्वारा इसके बाद, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें जो है कुछ लोग थे जो राजा वगैरह थे जैसे, या जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, कुछ खास लोगों को ही इसमें वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन निर्वाचन पद्धति प्रारंभ कर दी गई, यानी कि मनोनयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। और जो विधानसभा के जो सदस्यों का चयन होता था उनको निर्वाचन के द्वारा चुना जाता था, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 में आया, यहाँ पे जो भारत की केंद्रीय परिषद थी उसको जो है बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। निर्वाचन पद्धति शुरू हुई, आयुष गोयल राइट, निर्वाचन पद्धति प्रारंभ कर दी गई, ठीक है। प्रश्नों व बजट, हाँ जी, प्रश्न पूछने का और बजट पर प्रश्न पूछने का व बहस करने का राइट दे दिया गया। यहाँ पे जो आपकी केंद्रीय विधान परिषद थी, यानी कि जो विधानसभा थी,
केंद्रीय विधान परिषद को बजट पर पर्सन व बहस करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। अंकित प्रजापति राइट है। देखो मतदान नहीं कर सकते थे यहाँ पे जो है केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्य थे, जो विधानसभा के सदस्य थे, वे आपके जो है बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे और बहस कर सकते थे। ठीक है, तो उनको बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया। वे वोट नहीं कर सकते थे कि ये बजट पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, वे सिर्फ अपने जो है उस पर बहस कर सकते थे और सवाल पूछ सकते थे, यानी कि प्रश्न कर सकते थे, बस ये राइट उन लोगों को दिया गया। लेकिन वोट का राइट नहीं था उनको, यानी कि ज़्यादा पावर नहीं दे रखी थी भारतीयों को यहाँ पर केंद्रीय विधान परिषद में। राजीव कुमार प्रश्न हुआ बजट, हाँ जी ओके। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं बच्चे इसका। ठीक है, साफ कर दूं। इसके बाद कौन सा एक्ट आएगा? देखो सबसे पहले 1858 का, उसके 3 साल बाद 1861 का, उसके 31 साल बाद 1892 का अधिनियम, और उसके बाद 1909, 1919, 1935 और 1947। तो अब 1909 का अधिनियम, का अधिनियम, चलो इसे एक और नाम से जाना जाता था। क्या नाम था इसका? एक क्या दो नाम थे इसके, कमेंट करके बताओ आप। अंकित प्रजापति, मार्ले मिंटो सुधार। जी हाँ, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था इसे। मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था। जी हाँ, मार्ले मिंटो सुधार का सारी करानी, मार्ले मिंटो सुधार, श्लोक ठाकुर, मार्ले मिंटो, मोहम्मद सिराज राइट आंसर है, राजीव कुमार राइट आंसर। एक और भी नाम से जाना जाता था इसको, एक और कुछ और भी कहा जाता था इसको, सांप्रदायिकता का जनक, सांप्रदायिकता का जनक के नाम से भी इसी अधिनियम को जाना जाता था, क्योंकि ये जो है पहली बार मुस्लिमों को आरक्षण इसी एक्ट के द्वारा दिया गया था। इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें वही है कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था इसमें। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार, मोहम्मद सिराज। ठीक है, देखो इस एक्ट में हुआ क्या कि एक तो जो आपकी विधानसभा थी, विधानमंडलों के जो आकार में वृद्धि कर दी गई। विधानमंडलों के आकार में वृद्धि कर दी गई। ठीक है जी, विधानमंडलों के आकार में वृद्धि कर दी गई। दूसरा क्या हुआ, सार्वजनिक विषय जो होते थे, नंबर 2, सार्वजनिक विषयों पर भी बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। किनको? भारतीयों को। जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्य हुआ करते थे उनको सार्वजनिक विषयों पर, पहले क्या था बजट पर 1892 के अधिनियम में सिर्फ
बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का राइट दिया गया। लेकिन 1909 में सार्वजनिक विषयों पर, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और भी बहुत सारे मैटर होते हैं जो पब्लिक के, सार्वजनिक विषय, सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है। राजीव कुमार, भारत शासन अधिनियम 69 कर दी। प्रीतिपाल, क्या क्या हुआ इसमें? राजीव कुमार, भारत शासन अधिनियम, हाँ भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। देखो 1909 का भारत शासन अधिनियम भी कह सकते हैं, 1909 का अधिनियम भी कह सकते हैं, पार्लियामेंट सुधार भी कह सकते हैं। ठीक है। और सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है, मेंबर। अच्छा ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया? सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया भारतीयों को। यानी कि पहले बजट पर ही कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर और भी विषय दे दिए गए जो पब्लिक के मैटर होते थे, उन सब में प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण था, नंबर 3 क्या था? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। ठीक है। यानी कि उनके लिए आरक्षित कर दी गई सीट। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के लिए आरक्षित सीट, यानी कि कुछ सीटें ऐसी बना दी गई जिन पे सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही चुनाव लड़ सकते थे। वहाँ पे ना तो सिख लड़ सकते थे, ना हिंदू, ना और कोई फारसी, यहूदी और कोई नहीं, सिर्फ जो है मुस्लिम जो थे वे ही चुनाव लड़ सकते थे। कुछ सीटें ऐसी आरक्षित कर दी गई मुस्लिमों के लिए कि आपको जो है वे सीटें उन्हीं के लिए आरक्षित कर दी गई, बस वहाँ से वही चुनाव लड़ सकते थे और कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। इसीलिए इस अधिनियम को सांप्रदायिकता का अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है। ओके। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 1919 के अधिनियम पर। फूट डालो राज करो, हाँ फूट डालो राज करो भी इसी को कहते थे। प्रीतिपाल, ठीक है, साफ कर दूं इसको। (1919) का अधिनियम, इसको और किस नाम से जानते थे? 1919 के अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, विश्व मित्तल, राइट आंसर है भैया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते थे इसको। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता था 1919 के अधिनियम को। ठीक है। इसमें देखिए जो मॉन्टेग्यू थे ये सचिव थे, जो पहले वाले थे उसमें भी पहले वाले सचिव और दूसरे वायसराय। ये आपके सचिव थे और ये वायसराय।
मोहम्मद सिराज मॉन्टेग्यू, अंकित प्रजापति चेम्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता था। इसमें क्या हुआ, इसमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई। ये पहला पॉइंट था, इसमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई। नंबर 1, केंद्र में द्विसदन द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई। कौन कौन सी? उच्च सदन और अनिकांत। 1919 का क्या पूछना चाह रहे हो? अनिकांत 1919 में 2 सदन। अच्छा हाँ, द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई। एक था आपका उच्च सदन और दूसरा था आपका केंद्रीय विधानसभा। अंकित प्रजापति, उच्च सदन और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद। अब इनमें कितने कितने मेंबर थे, कमेंट करके बताएं जल्दी से। केंद्रीय विधानसभा में केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन 144 कौन से में थे? मैंने पूछा दोनों में अलग अलग। एक में 144 थे, चलो कितने थे, कौन से में थे 144? श्लोक ठाकुर 144, 8 12 प्रतिपाल 8 12 नहीं थे। देखो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि उच्च सदन जो था, इसमें आपके 60 मेंबर थे। ठीक है, उच्च सदन जैसे कि आज के टाइम में राज्यसभा है तो उसकी जगह जो है कम सीटें हैं, और ये आपका ये मान के चलो लोकसभा है आज की जो कंडीशन है। ठीक है, तो उस टाइम पे होता था उच्च सदन, दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। तो इसमें आपके 144 मेंबर थे। 145 नहीं थे, 144 मेंबर थे। श्लोक ठाकुर राइट आंसर है। राजीव कुमार 60 145 60 144। ओके, अंकित प्रजापति 144। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 पे। प्रांतों में जो प्रांत थे, जैसे कि आपका बंगाल हुआ, मुंबई, हैदराबाद, बड़े बड़े प्रांत थे। जो प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन अपनाया गया। द्वैध शासन का मतलब है दोहरा शासन, यानी कि 2 लोगों का, 2 संस्थाओं का शासन। जैसे कि एक था आपका इसमें वायसराय का शासन, तो उसको बोलते थे हम आरक्षित। और दूसरा होता था हस्तांतरित। ठीक है, आरक्षित में जो है आपके वायसराय और उनकी कार्यकारिणी परिषद होती थी, जिनका गठन वायसराय द्वारा किया जाता था। यानी कि जो इनकी कार्यकारिणी परिषद होती थी उसके सदस्य रहते थे। कार्यकारिणी परिषद के सदस्य होते थे आपके आरक्षित में। इन लोगों का जो है चुनाव वायसराय के द्वारा किया जाता था, और जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे, वो सभी इन्हीं के पास थे। जैसे कि पैसे से लेके आपका या राजस्व वगैरह, यानी राजस्व से जुड़े जितने भी मैटर थे, जितने भी बिल वगैरह पास किए जाते थे, वो इनके द्वारा पास किए जाते थे। दूसरी बात ये थी कि ये जो है उत्तरदायी नहीं थे, सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इनसे जवाब नहीं पूछा जाता था। जवाब इनसे पूछा जाता था जिसमें आपके जो है विधानसभा के सदस्य होते थे, ये उत्तरदायी होते थे सरकार के प्रति। इनको जवाब देना पड़ता था कि
क्या इन्होंने कार्य किया है। क्यों? क्योंकि चुनाव के द्वारा, ये चुनाव के द्वारा इनका जो गठन होता था हस्तांतरित सदस्यों का, चुनाव के द्वारा होता था, तो इनको जो है विधान जनता को अपना जवाब देना पड़ता था, इसलिए ये उत्तरदायी होते थे। ये आपके जो है उत्तरदायी नहीं थे। आरक्षित जो सदस्य थे, वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे, पैसे से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण निर्णय आरक्षित लेते थे प्रांतों में। प्रांतों की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो स्टेट थे, स्टेट में द्वैध शासन, यानी कि एक तो आपका आरक्षित हो गया, वायसराय की कार्यकारिणी शासन करती थी, दूसरा जो है वहाँ पे जो सदस्यों का निर्वाचन होता था, जो चुनाव द्वारा चुने जाते थे, वे आते थे हस्तांतरित में। इनको जो है अपना जवाब देना होता है, जवाब देना होता था। द्वैध शासन का विरोध हुआ था, हाँ हुआ था। ठीक है, यहाँ तक द्वैध शासन के बारे में कुछ पूछना है आपको? ये जो है आपके, इनको जो है सार्वजनिक विषयों के कार्य दिए गए थे, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह का विषय, इस प्रकार के कार्य ये करते थे। बजट वगैरह बनाने का, जो पैसा वगैरह देने का सारा कार्य जो है कार्यकारिणी परिषद करती थी, जो आरक्षित थी। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था वे तो करते थे ये, और जो पब्लिक में जो कार्य करना होता था उस कार्य के लिए आती थी आपकी हस्तांतरित, और इनका उत्तरदायी यानी कि जनता के प्रति उत्तरदायी भी ये ही होते थे, और इनको जो है जनता में भी जवाब नहीं देना होता, इसलिए ये उत्तरदायी नहीं थे, और ये उत्तरदायी थे, उत्तरदायी नहीं। ओके, आगे चलूं। दूसरा कार्य, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई इसमें। 1919 के अधिनियम के द्वारा ही प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यानी कि डायरेक्ट वोटिंग होने लगी। इससे पहले क्या था, सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण लोग ही वोट करते थे। ठीक है, मैंने बताया था आपको जो है 1892 के अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया, लेकिन वहाँ पर कुछ ही लोग वोट डालते थे। लेकिन यहाँ पे 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया, और इसमें डायरेक्ट लोग जो है वोट डालने लगे सभी अपनी। ठीक है, सभी को वोट का राइट दिया गया, और इसी के बाद में चल के महिलाओं को भी वोट यानी कि मतदान का राइट दे दिया गया, मतदान का अधिकार दे दिया गया। आगे चलकर जो है महिलाओं को भी मतदान का व चुनाव का भी और मतदान का भी दोनों अधिकार दे दिए गए। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अपना कमेंट करके बताएं मुझे। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। सुप्रिया गौतम, ओके सर। अनिकांत, यस सर। यहाँ तक अगर कुछ बूझना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक और पॉइंट रह गया इसमें, एक और था, इसी में जो है आपका आरक्षण दिया गया, यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर ही सिखों को भी आरक्षण दिया गया यहाँ पर। यानी कि सिखों के लिए भी सीटें आरक्षित कर दी गई, सिखों को भी आरक्षण, सिखों को भी आरक्षण दे दिया गया यहाँ पे। ठीक है, मुस्लिमों के आधार पर ही, सांप्रदायिकता के आधार पर, जो 1909 में जैसे मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था, कुछ सीटों पर सिर्फ यही चुनाव लड़ सकते थे, उसी प्रकार 1919 के अधिनियम के द्वारा सिखों को लिए भी कुछ सीटें निश्चित कर दी गई कि यहाँ से सिर्फ सिख समुदाय के व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, श्लोक ठाकुर जी सर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबकी?
साफ कर दूं इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलो जी, इसके बाद कौन सा एक्ट आएगा आपका, जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे। इसके बाद कौन सा एक्ट आएगा, हानिकांत 1935 का अधिनियम, या 1935 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है। 1935 का अधिनियम, ठीक है, 1935 का अधिनियम। इसमें क्या हुआ, देखो इसमें जो है भारत को पहली बार अखिल भारतीय संघ माना गया, यानी कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण जो किया गया, पहली बार जो है भारतीयों ने माना कि जो भारत में जितने भी प्रांत थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और बहुत सारे शासक थे यहाँ पे, राजा, अलग अलग राजा थे, तो यानी कि सबको पहले अंग्रेज क्या करते थे कि सबको अलग अलग देश मानते थे उनको, कि ये वहाँ के अगर हैदराबाद के राजा को, जैसे हैदराबाद था, तो इसको अलग देश मानते थे अंग्रेज के, ये अलग देश है, अलग प्रांत है, ठीक है, देश अलग है। और आपका जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, तो इसी प्रकार से इनके अलग अलग मानते थे। लेकिन पहली बार 1935 के अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ, यानी कि अखिल भारतीय संघ माना गया अंग्रेजों के द्वारा भारत को। अखिल भारतीय संघ का निर्माण, यानी कि अंग्रेजों ने पहली बार इस चीज को स्वीकार किया कि जो है पूरा भारत एक है, यानी कि अखिल भारतीय का मतलब है पूरा, यानी कि पूरा जो भारत है वो एक है, जितने भी इसके अंदर जो अधीन हैं, जो राजा हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो सब जो हैं भारत के ही अंतर्गत हैं, यानी कि पूरा भारत है, अखिल भारतीय संघ माना गया। नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या था इसमें, दूसरा पॉइंट आएगा आपका जो द्वैध शासन था, यानी कि जो प्रांतों में द्वैध शासन था वहां से समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया, यानी कि केंद्र में द्वैध शासन अपनाया गया। द्वैध शासन अपनाया गया, यानी कि पहले क्या था, वहां पे द्विसदनीय तो था ही, अब भी द्विसदनीय रहा, लेकिन वहां पे द्वैध शासन नहीं था। तो अब क्या हुआ, वहां पे केंद्र में द्वैध शासन अपनाया गया और प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त, यानी कि जो राज्य, जो स्टेट थे, जो भारत के अंतर्गत छोटे छोटे स्टेट थे, क्षेत्र थे, उनको जो है वहां से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और पूरे भारत यानी कि केंद्र पर लागू कर दिया गया उसको, द्वैध शासन समाप्त। लेकिन किया क्या यहाँ पे, इन्होंने जो है प्रांतों को और स्वायत्तता दे दी, यानी कि और ज़्यादा अधिकार दे दिए गए, पहले से थोड़ी सी ये छूट कर दी यहाँ पे प्रांतों के लिए कि उनको और थोड़े अधिकार दे दिए गए और ज़्यादा पावर दे दी गई, ठीक है। नंबर 4 में एक पॉइंट आता है इसी में आपका, केंद्रीय बैंक और केंद्रीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित किए गए। केंद्रीय बैंक व न्यायालय दिल्ली लाए गए, ठीक है। आपका सुप्रीम कोर्ट दिल्ली लाया गया और आपका जो है आरबीआई का दिल्ली में गठन किया गया यहाँ पे, ओके जी हाँ, म्यांमार को भी अलग किया गया था इसी के तहत।
सुप्रीम कोर्ट और हाई, ओ सॉरी, हाँ आरबीआई, अंकित प्रजापति है, ठीक है। इसके बाद जो है एक आपका यहाँ पे संघीय सूचियों को अपनाया गया, सूचियों को अपनाया गया। कौन कौन सी सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों को भी इसी एक्ट के तहत लाया गया, ठीक है। वंशजगढ़ प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर देगा, जी हाँ। फेडरल कोर्ट, सुप्रिया गौतम, ठीक है। इसी के तहत में आरबीआई, राजीव, एसआरएस, ओके। एक और जो है इस एक्ट के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ कहा था। वो क्या कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, इस एक्ट को कहा। किसने? नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को कहा कि इस अधिनियम में यानी कि अनेक ब्रेक तो हैं, एक ऐसी गाड़ी है ये कि इसमें ब्रेक तो बहुत सारे हैं लेकिन आपका इंजन नहीं है, यानी कि बिना इंजन की अनेक ब्रेक वाली गाड़ी इसको कहा था, यानी कि अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था इस अधिनियम को। ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, पूछ लिया गया है इसको, इसलिए याद आ गया, मैंने आपको बता दिया, ओके। इसके बाद लास्ट एक्ट की तरफ चलते हैं, मिनी संविधान, जी। राजीव कुमार, ओके। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, वरना मैं जो इसको साफ करता हूँ। कर दूँ? चलो ठीक है। इसके बाद लास्ट एक्ट है आपका इस चैप्टर का 1947 का अधिनियम। अंकित प्रजापति नेहरू जी को गाड़ी में बिठा देते। अब भाई मैं तो था नहीं उस टाइम, ठीक है। 1947 गाड़ी में बैठा के कहाँ पहुँचाते भैया? गाड़ी भी तो अंग्रेजों की थी उस टाइम, ठीक है। 1947 का अधिनियम, इसमें क्या हुआ देखो, इस एक्ट के द्वारा यह बिल लाया गया कि भारत का विभाजन करके भारत को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, ठीक है जी, भारत और पाकिस्तान। भारत व पाकिस्तान नामक दो देश बनाए गए। भारत का विभाजन करके दो देश बनाए गए, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम भी कहते हैं इसको, ठीक है। अंकित प्रजापति 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम भी कह सकते हैं, 1947 का अधिनियम भी कह सकते हैं, ओके, ठीक है। ओके अंकित प्रजापति, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बनाए गए, ठीक है। तो पाकिस्तान का गठन कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को
पाकिस्तान का गठन किया गया इसमें 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। और जब भारत का नंबर आया तो जो है रात के 12 बजे से ज़्यादा, यानी कि 12 से ज़्यादा टाइम हो चुका था। और 12 बजे के बाद, यानी कि 12 बजे के बाद फिर कौन सा लग जाएगा, 15 अगस्त लग जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 को भारत का गठन किया गया, यानी कि भारत का गठन हुआ। इसलिए जो है हम 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं, और पाकिस्तान के लोग जो हैं 14 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको जो है इनके साइन हो गए थे 12 बजे से पहले, तो 14 अगस्त थी उस दिन। लेकिन भारत का जब नंबर आया उसमें जो है थोड़ा 12 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका था, तो इसलिए 15 अगस्त को जो है हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इनके 15 अगस्त आ चुका था। ओके, अंकित प्रजापति 15 अगस्त, वंशज गर्ग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। सुप्रिया गौतम ओके, ठीक है। रुचि गर्ग 15 अगस्त। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, और 14 अगस्त को पाकिस्तान इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 12 बजे से पहले जो है उन लोगों ने साइन कर दिए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? ठीक है, अपना कमेंट करके बताएं, और सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, सारिका रानी, थैंक यू, बहुत अच्छी। सुप्रिया बढ़िया। अंकित प्रजापति नमस्ते जी। ओके, ठीक है, नमस्ते भैया।